दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में लोगों के बीच ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और होम अप्लायंसेस तक हर जगह बस ब्रांड का बोलबाला है। आलम कुछ ऐसा है कि लोग अब छोटी से छोटी चीजों में बस ब्रांड को ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में भी रोजाना हर तरह के ब्रांड लॉन्च होते हैं, जिनमें से कुछ हमारी जरूरत बन जाते हैं तो कुछ देखते ही देखते मार्केट से छूमंतर हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के कुछ ऐसे ही पॉपुलर ब्रांड की बात करेंगे जिन्होंने दशकों पहले लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन आज दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। वीडियो कौन? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की उस देशी कंपनी की जिसने हमारी सादी जिंदगी को रंगीन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शहर तो शहर, गांव तक भी इस कंपनी की कलर टीवी का राज हुआ करता था। भारत के लोगों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल जिंदगी का यह सपना औरंगाबाद के कारोबारी नंदलाल माधवलाल धूत ने साकार किया। बात साल 1986 की है, जब औरंगाबाद के 3 भाइयों ने आदिगाम ट्रेडिंग के नाम से कंपनी शुरू की, जो पेपर ट्यूब बेचने का काम करती थी। फिर वक्त के साथ माधवलाल धूत ने कलर टीवी के जगत में हाथ आजमाने का फैसला किया और उन्हें कलर टीवी का लाइसेंस मिल गया और अब कंपनी का नाम वीडियोकॉन पड़ गया। देखते ही देखते ये कंपनी साल भर में 1 लाख कलर टीवी बनाने लगी और वेणुगोपाल धूत की छत्र छाया में वीडियोकॉन ने रंगीन टीवी बेचकर खूब पैसा कमाया। लेकिन यहीं से धूत बंधु के अंदर पैसे कमाने की धुन सवार हो गई और उन्होंने टीवी उद्योग के अलावा वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस और एंटरटेनमेंट सिस्टम में इन्वेस्ट करके टॉप पर पहुंच गए। उनके पास पैसों की बारिश होने लगी और अधिक पैसे कमाने के लालच में वेणुगोपाल ने बैंक से लोन लेकर उस पैसे को ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया। उनका इससे भी पेट नहीं भरा तो वेणुगोपाल धूत ने इंश्योरेंस, D2H और रिटेल इंडस्ट्री में पकड़ बनाने के लिए बैंकों से दोबारा भारी लोन ले लिया और पैसे को दोगुना करना शुरू कर दिया। एक वक्त तो सब कुछ बिल्कुल फिट था, लेकिन तभी एक दिन मार्केट में ब्रेंट क्रूड के रेट गिर गए और जिनको बचाने के लिए वेणुगोपाल ने अपने बाकी सेक्टर जैसे इंश्योरेंस, रिटेल और होम अप्लायंसेस में भी पैसा निकालकर अपने घाटे की भरपाई करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं रहे। बस फिर क्या था, यहीं से वीडियोकॉन के सितारे गर्दिश में जाने लगे और कंपनी प्रॉफिट से 45,000 करोड़ के लॉस में डूब गई, जिसके बाद उसके दरवाजों पर सरकारी ताले लग गए। रिलायंस इंफोकॉम एक समय था जब व्यापार जगत में अनिल अंबानी और रिलायंस की तूती बोलती थी। क्या एयरटेल और क्या BSNL, इस कंपनी के सामने तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का ढोल बजा पड़ता था। इस कंपनी का दिवालिया निकल चुका है, कंपनी बंद हो चुकी है और इसके बावजूद इस पर 26,000 करोड़ रुपए का खर्च जमा है। बर्बादी का ये दौर 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बंटवारे से शुरू हुआ, जब अनिल अंबानी के हाथ रिलायंस इंफोकॉम लगी। रिलायंस इंफोकॉम की गद्दी पर बैठते ही अनिल अंबानी ने इसका नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशन रख दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो है, आपने सुनी होगी, नाम में क्या रखा है। बस यही सिंपल सी बात अनिल अंबानी भी नहीं समझ पाए और बिना बड़े भाई मुकेश अंबानी के सपोर्ट और कुछ गलत फैसलों की वजह से इनके सिर के एक एक बाल कर्ज से टूट गया। ऐसे में रही सही कसर बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने पूरी कर दी। हालांकि अनिल अंबानी ने हार नहीं मानी और उन्होंने MTS और एयरसेल जैसी कंपनियों से विलय करने की कोशिश तो की, मगर उनके ऊपर लदे भारी कर्ज के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद तो अनिल अंबानी के खाने के लाले पड़ गए और 2017 में उन्होंने कंपनी को बंद करने का फैसला किया। माइक्रोमैक्स दोस्तों, कोई भी कंपनी सेंटीमेंट से नहीं बल्कि अपनी शाख से चलती है और उस शाख को बरकरार रखने के लिए चाहिए समय के साथ कंपनी का लगातार अपडेट होना। मगर बदकिस्मती से इस काम में माइक्रोमैक्स अनाड़ी साबित हुई। कभी सॉफ्टवेयर बनाने वाली माइक्रोमैक्स ने जब 2008 में अपना पहला मोबाइल हैंडसेट बाजार में उतारा तो चारों तरफ तहलका ही मच गया। इस कंपनी ने बेहद कम समय में इंडिया पर सालों से राज कर रहे विदेशी ब्रांड जैसे सैमसंग और नोकिया तक को पानी पिला दिया था। यही नहीं, ये भारत का ऐसा पहला ब्रांड था जिसने हॉलीवुड सुपरस्टार हू जैकमैन को अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी। और देखते ही देखते भारतीय बाजार में माइक्रोमैक्स का कद आसमान को छूने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब बढ़ती पॉपुलैरिटी और लाइमलाइट के चलते माइक्रोमैक्स खुद पर वर्क करना भूल ही गया और सस्ते चाइनीज हैंडसेट के सामने उसका रंग फीका पड़ने लगा। जितने दाम पर माइक्रोमैक्स लोगों को फोन दिया करता था, उससे कम कीमत पर वीवो, ओप्पो जैसे चाइनीज फोन लोगों का बेतहाशा फीचर्स देने लगे। बाकी रिलायंस जियो के मार्केट में उतरने के बाद तो मानो माइक्रोमैक्स इस रेस से पूरी तरीके से बाहर ही हो गया। आपको जानकर हैरत होगी कि 2015 में जिस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 21,000 करोड़ थी, उसकी कीमत घटकर 2,443 करोड़ पर ही पहुंच गई। कभी इंडिया की कंपनी नंबर 1 माने जाने वाली माइक्रोमैक्स आज दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। JP इंफ्राटेक
क्या आप कभी सोच सकते हैं एक ऐसी कंपनी जो किसी दौर में भारत की आन बान शान मानी जाती थी, जरा सोचिए जिस समूह ने सरदार सरोवर टीकरी ऐसे डैम बनाए हो, जिसने देश को यमुना एक्सप्रेसवे दिया, जिसकी बदौलत आज हम भारत में फॉर्मूला 1 रेस को देख सकते हैं, वो समूह जिसका दबदबा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं था बल्कि उसका काम सीमेंट से घर और घर से माइक्रोचिप तक छाया हो। अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वो कंपनी महज 6 साल में ही दिवालिया घोषित कर दी गई? दरअसल इन सबकी जिम्मेदार है कंपनी की गलत नीतियां और उत्तर प्रदेश की बदलती सरकार, जिसका खामियाजा जेपी इंफ्राटेक को 2014 से ही भुगतना पड़ा। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो टाउनशिप विकसित होनी थी उसमें उछाल नहीं देखा गया। साथ ही फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक पर सरकार द्वारा टैक्स लगाने पर भी कंपनी को काफी घाटा हुआ। और तो और माइक्रोचिप निर्माण प्रोजेक्ट में भी कंपनी ने बिना सोचे समझे निवेश करने की भूल कर दी। नतीजा, पैसे कमाने की लालसा और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की लालच ने इस कंपनी को जड़ से ही उखाड़ फेंका। कंपनी ने अपने ऊपर लगे भारी कर्ज को चुकाने का तमाम रोड मैप तैयार किया, मगर नाकामयाब रही। उन पर ग्राहकों के पैसे का भी हेरफेर का आरोप लगा और मामला सुप्रीम कोर्ट जा बैठा। इसके बाद ये सामने आया कि इस कंपनी पर कुल मिलाकर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज बकाया है। जेट एयरवेज, अगर आपको लगता है बढ़ते फॉर्मूले के दाम सिर्फ आम आदमी को ही परेशान करते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि दोस्तों हमारे आपके बीच एक ऐसी कंपनी भी है जो इसके चलते बर्बाद हो गई। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक जेट एयरवेज की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस फ्यूल रेट की उछाल के चलते दबकर रह गई। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है लेकिन सच है। दरअसल दोस्तों, एयरलाइन एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा हिस्सा उसके फ्यूल में लगता है और अगर फ्यूल की कीमत बढ़ेगी तो उनका खर्च भी बढ़ेगा। इसकी वसूली तो कॉम्पिटिटिव मार्केट के चलते अपने पैसेंजर से वसूल भी नहीं कर पाते। ऐसे में अगर बढ़ते प्राइस के साथ रुपीस का वैल्यू कम हो जाए तो समझिए बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ ऐसा ही हुआ जेट एयरवेज के साथ, जिसे 2019 में होने वाली गिरती अर्थव्यवस्था और उछाल मारते फ्यूल के दाम ने तहस नहस कर रख दिया। समय कुछ ऐसा आ गया कि जेट एयरवेज के शेयर धीरे धीरे ध्वस्त होने चले गए और अप्रैल 2019 में आते आते कंपनी का बेड़ा गर्क ही हो गया और उसे सीज करना पड़ा। वैसे आप कौन सी एयरलाइन की सवारी करना पसंद करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जवाब.com, बढ़ते समय के साथ लोगों के बीच ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब लोग सब कुछ घर बैठे पाना चाहते हैं और ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का मार्केट आज ऊंचाइयों पर विराजमान है। इन्हीं सब में से एक का नाम आता है इंडियन फैशन स्टार्टअप जबोंग। वो ब्रांड जो कुछ साल पहले मिंत्रा को टक्कर दे रहा था, लेकिन जब 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया तो हर किसी की नजर मिंत्रा को टक्कर देने वाली कंपनी जबोंग पर गड़ गई। देश विदेश की सारी कंपनियां इस ब्रांड को अपना बनाकर इंडियन ई कॉमर्स साइट पर तहलका मचाना चाहती थी। इनफैक्ट कुछ कंपनियों ने तो उसे हजारों करोड़ का ऑफर तक दे दिया। पर अफसोस, जब कोई दूसरी कंपनियां जबोंग को एक्वायर करने का प्लान बनाते तब तक फ्लिपकार्ट की छत्रछाया में मिंत्रा जबोंग से आगे निकल चुकी थी। हाल कुछ ऐसा हो गया कि हजारों करोड़ में बिकने वाली कंपनी को अब कोई कौड़ियों में भी पूछने को तैयार नहीं था और आखिरकार इसका भी फायदा उठाया फ्लिपकार्ट ने ही और 2016 में मात्र $70 मिलियन में इसे खरीद डाला। अब क्या मिंत्रा और क्या जबोंग, दोनों ही ब्रांड फ्लिपकार्ट के नीचे थे और दोनों ही खुद को साबित करने में लगे थे। मगर मिंत्रा की पॉपुलैरिटी के आगे जबोंग का पूरा मार्केट लड़खड़ा चुका था और वो घाटे में जा रहा था, जिसके चलते फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 2021 तक पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया। मतलब अंत में जाते जाते हम आपकी यादें ताजा करवाना चाहते हैं उस कंपनी से जिसके गांव के खेत खलियान से लेकर शहर की सड़कों तक नाम हुआ करता था। 90 के दशक का वो ब्रांड जिसकी लोहा लाट साइकिल का हर कोई दीवाना था। इसके आगे मोटरसाइकिल और 4 चक्के की हनक भी फीकी पड़ जाती थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली साइकिल कही जाने वाली एटलस साइकिल की। वह साइकिल जिसे आम आदमी की सवारी कहा जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एटलस के लोहे को कोई कबाड़ी वाला भी नहीं खरीद सका? असल में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है श्री जानकीदास कपूर जी से, जो किसी समय में साइकिल की दुकान में सीट बनाया करते थे और फिर उन्होंने सन 1991 में एटलस साइकिल का निर्माण किया और देखते ही देखते वो पूरे मार्केट में छा गए। साल 1959 तक तो एटलस साइकिल इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा नाम कमा चुकी थी। 1965 में ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बन चुकी थी। इतनी बड़ी कि 1982 में हो रहे एशियन गेम्स में एटलस साइकिल ही सप्लाई की गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना,
समय की सबसे बड़ी खासियत है कि वह बदलता जरूर है और एटलस के करता धरता सेठ जानकी दास जी के जाने के बाद इसका भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। जानकी दास जी के बेटों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हुआ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम के साथ कदम से कदम न मिलाने के चलते ये कंपनी बर्बाद होने की कगार पर आ गई। अब तक मार्केट में कई और कंपनियां भी दावा बोल चुकी थी और लोग भी साइकिल की जगह मोटरसाइकिल के दीवाने होने लगे थे। नतीजा 2020 आते आते कंपनी पर 125 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज लद गया और देखते देखते कंपनी के सारे कारखाने बंद करने पड़े। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने इस शानदार साइकिल की सवारी की है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।